मानवा की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन उसके घर में कुछ और ही चल रहा होता है। लड़की एक टीवी सीरियल के बारे में बात कर रही होती है कि उस टीवी सीरियल में कैसे दिखाया गया कि एक आदमी ने अपनी पूरी मैरिड लाइफ की लाइन पार कर दी है। और वो घर में घुसती है, वो देखती है कि एक जोड़ी जूते और एक जोड़ी लेडीज जूते, और सोचती है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि उसका पति किसी और के साथ वो सब काम करे। और वो अपने घर का गेट खोलती है और उसके सामने वही चीज़ चल रही होती है। उसके पति ने उसे धोखा दे दिया होता है। तभी उसे नींद खुलती है, उसे पता चलता है कि फिर से यही सपना आया है। वो काम के बीच में जो ब्रेक मिलता है उसमें सो रही थी। वो उठती है और सोचती है कि ब्रेक खत्म होने वाला है, तो वो काम पे वापस चली जाती है। तभी वहाँ का मैनेजर उसे बुलाता है कि मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है, और उसे 1.5 मिलियन देते हुए कह रहा होता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, मैं डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में नहीं भेज सका, तो इसलिए मैं तुम्हें ये कैश में दे रहा हूँ। लड़की भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कह रही होती है। मैनेजर लड़की से कह रहा होता है कि तुम अभी भी अपने कर्जे भर रही हो। लड़की भी कह रही होती है कि हाँ, आजकल कर्जों के इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैनेजर पूछता है तो तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, तुमने कहा था ना कि उसे एक नई जॉब मिली है। लड़की कहती है कि हाँ, उन्हें जॉब मिली है, लेकिन वे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक दिन हम ऐसी सिचुएशन से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। फिर लड़की कैशियर के रूप में काम करने लगती है और बंदों को डील कर रही होती है। तभी पीछे से ऑर्डर आता है और कोई उसको ऑर्डर देते हुए अजूमा बुला रहा होता है। वो उसको ऑर्डर देती है और एंजॉय करने को कहती है। वो देखती है लड़की और लड़का प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। लड़की उसको फोर्स कर रही होती है कि तुम अच्छे से खाना खाओ। लड़का भी कह रहा होता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। और वे हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं और अपनी लव लाइफ जी रहे होते हैं। अपनी लड़की सोच रही होती है कि लोग प्यार में कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। जब आप जवान होते हैं तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस होती हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कितने अच्छे पल बिता सकें। और वो अपने बारे में सोचते हुए कह रही होती है कि क्या मुझे भी कोई ब्यूटीफुल देखता होगा। तभी उसकी दोस्त कह रही होती है कि वो तुम्हें अजूमा कैसे कह सकते हैं, तुम्हें ये सब नहीं सहन करना चाहिए। अपनी लड़की भी कह रही होती है कि वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मैरिड वूमन हूँ। फिर दूसरी लड़की उसकी तारीफ करते हुए कह रही होती है कि मैंने तुम्हारी जैसी मैरिड वूमेन नहीं देखी है जो मेकअप नहीं करती है, अच्छे से कपड़े नहीं पहनती है, और ये ड्रेस तुम पिछले हफ्ते से पहनती आ रही हो, फिर भी तुम इतनी प्रिटी लगती हो। अपनी लड़की पूछ रही होती है कि क्या तुम इस तारीफ के पीछे तुम कुछ मुझसे चाहती हो। दूसरी लड़की कह रही होती है कि अरे नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी क्योंकि तुम मेरी टीममेट हो, मतलब कोवर्कर हो। फिर लड़की घर के लिए निकल जाती है और सोच रही होती है कि वो जिस तरह से मुस्कुराती है और उसका सच्चा दिल उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, पर जो मेरे साथ हुआ मैं उसको दोबारा नहीं होने दे सकती। शायद से मैं कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता से जलती हूँ। तभी वो घर की गेट खोलती है और अंदर उसका पति बैठा होता है। वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा अगर तुम चेहरे पे थोड़ा मेकअप लगा लो। जब पति काम से घर पे आता है तो उसको एक सुंदर सी बीवी देखने का हक भी नहीं है। पर लड़की कह रही होती है कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम रेंट दे सकें। लेकिन लड़का कह रहा होता है कि जो लड़की 1.8 मिलियन कमाती हैं वे भी मेकअप लगाती हैं, और एक तुम हो जो सिर्फ लेजी है और एक्सक्यूज बनाती रहती है। लड़की सोच रही होती है कि इसे पता नहीं है कि आजकल मेकअप कितने एक्सपेंसिव हो चुके हैं, जबकि इस बंदे ने मेरे ऊपर $1 तक खर्च नहीं किया है, मतलब 1000 वॉन भी खर्च नहीं किया है। और वो लड़की को कह रहा होता है कि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ तो मुझे बेकार लगता है। और लड़की सोच रही होती है क्या लव भी एक्सपायर होता है। और वो घर का इशारा देते हुए कह रही होती है कि हमारा प्यार भी इस घर की तरह है जो टाइम के साथ सिर्फ और सिर्फ फीका पड़ता जा रहा है। और सामने वाला बंदा खाने में भी नखरे दिखा रहा होता है। लड़की सोचती है क्या इस बंदे की वजह से ही मेरी ब्यूटीफुल फेस इतना गिर चुकी है, या फिर इस बंदे को चुनने में मैंने ही गलती कर दी। टाइम लिस्ट देख रही होती है और शौक हो रही होती है कि इतनी सारी टाइम लिस्ट, क्या तुम एक इंसान भी हो या फिर हो मशीन। वो कह रही होती है कि तुम्हारे शेड्यूल में सिर्फ काम ही काम है, तुम इंजॉय नहीं करती हो क्या, तुम ये सब कैसे कर लेती हो, तुम्हारे पास ये सब करने के लिए समय कहाँ से होता है। अपनी बंदी भी कह रही होती है कि घूमना बंद करो और फालतू चर्च को बंद कर दो। सामने वो लड़की कहती है कि क्या तुम पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए बिताना चाहती हो। लड़की भी कहती है कि यस, और सोचती है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं काम ही तो करती आ रही हूँ, एक भी सेकंड मेरा बिना काम का नहीं गया है। तभी हमें एक कैलेंडर दिखाया जाता है जहाँ पे होती है 14 दिसंबर को उनकी 13 मैरिज एनिवर्सरी, मतलब उनकी शादी को 13 साल हो चुके हैं। और कहती है अपने परिवार को बढ़ाने और सही से चलाने की पूरी कोशिश की है, वो भी बिना माता पिता के। तभी उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पे वही उसका पति उससे माफ़ी मांग रहा होता है। लेकिन अपनी बंदी पूछती है कि तुमने मेरे नाम पर कितने पैसे उधार लिए हैं।
वो सोचता है कि उसे उसने माफ़ कर दिया, लेकिन लड़की सोचती है कि शायद मैं उसका सारा कर्जा चुका भी देती, लेकिन वो सारा कर्जा मेरे ऊपर आ गया। और कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बस ऐसे ही बिता रही हूँ, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं खुल के रो दूँ। और ये मुझे याद दिलाता है कि सबसे पहले हमारा प्यार ही गायब हुआ था। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी अंदर एक ग्राहक आता है। तभी तभी उसकी कोवर्कर बताती है कि ये लड़का रोज़ आता है और यहाँ से एक गुलाब खरीद के जाता है, इसलिए हम उसे गुलाब वाला लड़का कहते हैं। और वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी अगर मैं ये ऑर्डर खुद ले लूँ। और अपनी लड़की सोच रही होती है कि जवान होना कितना अच्छा होता है। तभी वो पूछती है कि आप कौन सा फ्लावर खरीदना पसंद करेंगे। वो बंदा अपना मास्क उतारता है और एक नज़र उस लड़की पर डालता है और दूसरी नज़र डालता है अपनी लड़की पर। फिर वो अपनी लड़की से कहता है कि क्या इस बार तुम मेरा ऑर्डर लोगी। अपनी लड़की वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि ये गाय एक बार देखने में आकर्षक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, मुझे बस ये वियर्ड लगता है। और वो पूछती है तो आप एक गुलाब का फूल कब बुके लेना पसंद करेंगे। बंदा यस बोलता है और कहता है कि आपको पता है। अब अपनी लड़की बता रही होती है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो स्पॉटलाइट में रहते हैं और अपने आप को नोवेल के मेन कैरेक्टर और मूवी के मेन कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन वहीं मेरी तरह कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शैडोज़ में रहते हैं, जिनका कोई नाम भी नहीं जानता। फिर वो एक झलक उस रोज़ बॉय पे मारती है और सोचती है कि ये ऐसे ही ग्रुप से आता होगा अनलाइक मी, और वो उसको बुके दे रही होती है और अपने बारे में सोच रही होती है कि जिसके बारे में कोई परवाह नहीं करता। लेकिन शायद से इसने मुझ पर इतना डीप इम्प्रेशन इसलिए मार दिया क्योंकि मैं हमेशा काम और पति के बारे में सोचती रहती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकती। और वो उसको बुके दे देती है। उसके जाने के बाद उसकी कोवर्कर कह रही होती है कि क्या तुमने नोटिस किया कि वो सिर्फ तुमसे मिलने आया। शायद से मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए छुट्टी लेकर यहाँ पर आता है, और यहाँ तक कि उसने ना ही मुझसे और ना ही ओनर से कभी बात की है। लेकिन अपनी लड़की कहती है कि लेकिन मैंने तो आज से पहले उसे देखा ही नहीं। ये सुनकर उसकी कोवर्कर भी शौक में आ जाती है और उस पर चिल्ला के कह रही होती है कि क्या वो बंदा हर दिन आता है और तुम उसको एक भी बार नोटिस नहीं कर पाई। बंदी भी सोच रही होती है कि क्या वो हर दिन आता है, पर उसको इसलिए याद नहीं होता है क्योंकि वो तो हर सुबह सिर्फ बुके बना रही होती है, ना कि किसी को दे रही होती है। उसकी कोवर्कर भी कह रही होती है कि शायद से तुम इतनी बिजी हो अपने काम में कि उस एक सिंगल कस्टमर को रिमेम्बर नहीं कर पा रही। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो इतना हॉट बंदा है, और इतना हॉट बंदा शायद से मैंने 10 साल पहले देखा था। और वो अपनी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है कि लेकिन वो सच में तुम्हारे में इंटरेस्टेड है। अपनी लड़की ये बकवास बंद करने को कहती है, लेकिन उसकी कोवर्कर कह रही होती है कि मैं सीरियस हूँ, वो जब भी आता है वो सिर्फ तुम्हें ही देखता रहता है। लेकिन अपनी बंदी ये बात इस रीज़न से काट देती है क्योंकि बंदी कहती है कि वो मुझसे 10 साल छोटा होगा, मतलब वो मेरे लिए एक बच्चा ही है, तो वो एक ओल्ड वुमेन पे कैसे क्रश रखता होगा। उसकी कोवर्कर भी कह रही होती है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, आजकल तो ये सब नॉर्मल हो चुका है, और जबकि तुम ब्यूटीफुल जो हो। लेकिन अपनी बंदी इसकी बात काटते हुए कह रही होती है कि शायद से दूसरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी कोवर्कर और भी ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है। फिर लड़की अपने मन ही मन सोच रही होती है कि मेरी कोवर्कर मुझे हमेशा कहती रहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेटी हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग है क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे बेटर फील कराने के लिए ये सब कहती रहती है, और मेरी कोवर्कर ही है जो मेरी तारीफ़ करती रहती है, ना कि मेरा पति। मेरे पति ने भी एक भी बार मेरी तारीफ़ नहीं की। तभी उसकी कोवर्कर उसे एक मौका देने को कहती है, लेकिन अपनी लड़की कहती है कि मेरे पास पहले से ही कोई है। वो पूछती है कि क्या सच में। वो कहते हैं कि हाँ। कोवर्कर पूछती है असल में वो कैसा दिखता है। अब सीन शिफ्ट होता है लड़की के घर, जहाँ पे उसका पति ऑफिस से घर आ चुका होता है। वो थक के मारे कुछ ड्रिंक पीने के लिए पूछ रहा होता है। अपनी लड़की उसको गर्म चाय ऑफर करती है, लेकिन उसको मना कर देता है। वो कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। अब वो नहाकर बाहर आ चुका है और देखता है कि अपनी लड़की सो चुकी है। वो उसके पास बैठता है और खासकर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तभी वो उसका टॉप ऊपर करता है और सोचता है कि इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा कर्वी है, और वो उसका टॉप ऊपर करके उसे अपने हाथों से पकड़ रहा होता है। वो सोचता है कि यहाँ तक कि ये डाइट भी नहीं करती है और ना ही वर्कआउट करती है, जब भी इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा कर्वी है। यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में जो नई लड़की आई है वो इससे काफ़ी ज़्यादा यंग है, उसकी भी इस तरह की बॉडी नहीं है। और हाँ, अपनी लड़की का नाम है हेसू। ये कह रहा होता है कि हेसू की बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे पता नहीं चलता क्योंकि इसने अपनी बॉडी हमेशा ऐसे कपड़ों से कवर करके रखती है।
और ऐसे ही वो उसकी शरीर की तारीफ करता रहता है और तभी सोचता है कि अब मैं रुक नहीं सकता, लेकिन ये कुछ क्यों नहीं कर रही है। तभी वो उसका नाम लेता है और पूछता है कि क्या वो ऑलरेडी सो चुकी है। वो जागती है और मना करती है। तो वो पूछता है कि तो तुम फिर कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, तुम एक स्टारफिश की तरह क्यों पड़ी हो। मतलब स्टारफिश एक जगह पड़ी रहती है, तो उसी का उदाहरण दे रहा है ये। लड़की कहती है कि मैं थक चुकी हूँ काम करके। लड़का कहता है कि मेरे पास भी जॉब है, मैं भी जॉब करता हूँ, ऐसे एक्ट मत करो कि घर सिर्फ तुम चला रही हो। और वो बेड की दूसरी साइड मुंह कर लेता है। लड़की कुछ कहती नहीं है और वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे राइटर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है अपनी हेजू के बारे में, कि वो हर रोज 6 बजे उठती है और उसे वीकेंड्स पे फूलों की दुकान पे जाना पड़ता है, लेकिन उसे वहाँ 8 बजे होना होता है। लेकिन फिर भी वो 6 बजे उठती हैं। क्यों? क्योंकि उसे रोज उठकर ब्रेकफास्ट बनाना होता है अपने पति के लिए, और वो उसका दरवाज़ा बंद रखती है और हमेशा शांत रहने की कोशिश करती है क्योंकि उसका पति ज़्यादा देर सो सके। और वो बताती है उसे हर रोज़ नया खाना चाहिए होता है और ताज़ा खाना चाहिए होता है, क्योंकि दोबारा खाना गर्म करके खाना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी ऑफिस का टाइम हो जाता है। वो वहाँ से निकल रही होती है और वो खाली पेट ही अपनी ऑफिस के लिए निकल जाती है। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद ही का खाना खुद ही ना खाना। वो ऑफिस पहुंचती है और उसकी कोवर्कर उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वो अपने काम की ड्रेस पहनती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं लंच टाइम में खा लूँगी। तभी अंदर वही रोज़ बॉय आता है और वह पूछती है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, मतलब आप कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे। वो कहता है कि आज भी मैं वही फूल लेना पसंद करूंगा। लड़की उसको रोज गाय के रूप में पहचान लेती है। लड़की कहती है कि फिर से 10 गुलाब का बुके। लड़का हामी भरता है। लड़की सोचती है कि इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, लाइक मैं बुरा नहीं मानूंगी अगर मैं इसके साथ थोड़ी देर और बात कर लूँ। तभी वो उसको रिसिप्ट देती है और इंतज़ार करने को कहती है क्योंकि बुके बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो रिसिप्ट लेता है और वहीं बैठ जाता है और उसके फ़ोन में दिखाया जाता है कि कॉफ़ी और कॉफ़ी सैंडविच, क्योंकि वो ऑर्डर कर रहा होता है। बाहर से उसकी कोवर्कर आ रही होती है और वो नोटिस करती है कि ये तो वही गुलाब वाला लड़का है और देखती है कि कोई बंदा उसके साथ है। एक्चुअल में वही है जो कॉफ़ी और सैंडविच लेके आया होता है और वो सोचती है कि ये तो चलता भी एक मॉडल की तरह है। वो 6 फीट का तो होगा ही। वो अंदर आता है और अपनी लड़की उसको बुके दे देती है। वो वहाँ से निकल जाता है। तभी लड़की नोटिस करती है कि वो वहाँ पर कुछ तो भी छोड़ के गया है और वो वही सैंडविच होता है। तभी वो बाहर जाती है और उसको बुलाती है कि आपने अपना सैंडविच दुकान में ही छोड़ दिया है। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए है और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की उसकी शर्ट खींचती है और कहती है कि सॉरी, मैं ये नहीं ले सकती। लड़का करीब आता है और पूछता है कि ओ तो तुम इसे इसलिए नहीं खाना चाहती क्योंकि तुम्हारे पास इसके साथ पीने के लिए नहीं है। और वो अपनी कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि मैंने सिर्फ इसमें से 2 घूंट पिया है, तो तुम इसे ले सकती हो और ये भी मेरी तरफ से होगा। फिर उसके बाद वो कॉफ़ी और सैंडविच लेके वहाँ दोबारा दुकान पर आ जाती है। उसकी कोवर्कर भी ये नोटिस कर लेती है कि उसके पास सैंडविच तो है ही, लेकिन साथ में कॉफ़ी भी है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये क्रश नहीं है तो और क्या है। और वो भी सोच में पड़ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे ऐसा क्रश की तरह देखता है। मुझे उस समय पे लगा कि वो मुझे हेल्पलेस देख रहा है। और वो अपने रिफ्लेक्शन शीशे में देखती हुई कह रही होती है कि मुझ जैसी औरत जो एक उदास और भावनाहीन लग रही है और ऐसी सूखी सी लड़की जिसके पास खाने को नहीं है, उसे देख के ही पता चलता है। शायद मुझे लगता है कि वो मुझे एक दैन्य या कहें कमज़ोर लड़की की तरह देखता है, ना कि इंटरेस्ट से। और याद करती है जब वो उसको रिसिप्ट दे रही होती है तो उसके पेट से आवाज़ आ रही होती है और सोच रही होती है कि शायद से उसने तभी मेरी आवाज़ सुनी होगी और इसीलिए उसने मेरे लिए सैंडविच छोड़ा। और वो कॉफ़ी और सैंडविच लेकर अंदर जा रही होती है और सोच रही होती है कि अगर ऐसा है तो मुझे हम दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। मैं यहाँ पर रह के बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। तभी उसकी कोवर्कर उससे पूछती है कि तुम अब क्या करने वाली हो। तुमने कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो क्या तुम उस रोज़ गाय को रिजेक्ट कर दोगी या फिर अपने बॉयफ्रेंड को। लड़की उसी उदासीन फेस से कह रही होती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारी मैरिज हो चुकी है। लड़की उससे माफ़ी मांगती है कि शायद से उस दिन तुमने बताया था, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तभी उसके दिमाग में कुछ पास्ट की बातें गूंज रही होती हैं कि उसके पति ने उसे लोगों को बताने के लिए मना किया है कि वे मैरिड हैं क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका है। वो कहता है कि हमें इस बात को प्राइवेट रखना चाहिए क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कर्जे में हैं और यहाँ तक कि हमारी डिवोर्स की बात भी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर तुम ये सब बताती हो तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग है। तभी सीन शिफ्ट होता है उसके पति माइकल के ऑफिस की तरफ, जहाँ पे एक लड़की उसके लिए कॉफ़ी ला रही होती है और उस कॉफ़ी पे लिखा होता है हैव अ नाइस डे।
ये देखकर भी माइकल खुश हो रहा होता है और कहता है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। वहीं ब्रेक टाइम में वे बहुत सारे आदमी एक साथ खड़े होकर सिगरेट फूक रहे होते हैं और वे उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने माइकल को कॉफ़ी दी थी। उसका नाम रोरी होता है। लोग कह रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा यंग है और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। माइकल भी मन ही मन में सोचता है, फ्रेश, हाँ, ये बूढ़े लोग कितनी ज़्यादा गंदी बातें करते हैं। और वो सोचता है, खैर मुझे लगता है कि वो क्यूट तो है। तभी उनमें से एक बुड्ढा अपने माइकल से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की तुम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो जब भी तुम्हें देखती है, अगर वो किसी स्पेशल को पसंद करेगी तो वो तुम होगे। तुम क्यों ना उसको ट्राई करो। मैंने देखा है जब भी रोहित तुम्हारे पास होती है तो उसकी आंखों में मैंने कुछ तो भी देखा है। दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्योंकि माइकल बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो कह रहा होता है कि तुम 33 का हो ना, तो तुम्हारे लिए ये परफेक्ट एज है। जल्द से जल्द उस लड़की को अपना बना लो। माइकल कहता है, मैं सिंगल हूँ तो मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ, जहाँ पे लड़की पूछ रही होती है कि तुम्हारा काम कैसा गया। लड़का कहता है कि हाँ, अब तुम्हें याद आया कि तुम्हारा पति काम पे भी जाता है घर चलाने के लिए। तुम्हें ये बातें हमेशा जब याद आती हैं जब मैं आराम कर रहा होता हूँ। लड़की कहती है कि मैं बकवास नहीं कर रही। जब हम थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो शायद हम कर्ज को जल्दी जल्दी चुका सकें, फिर हम शादी कर लेंगे। लड़का भी कहता है कि हाँ हाँ, शादी कर लेंगे जब हम सारा कर्ज चुका देंगे। लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। माइकल कहता है कि तुम ये सब बकवास बंद करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लगता है। ऐसा लगता है कि मैं बस यहाँ से उठकर चला जाऊँ। और वो खड़ा होता है और कहता है, और उसे पीछे से ग्रैब करते हुए कह रहा होता है कि मुझे कुछ कैश की ज़रूरत है। लड़की पूछती है कि कैश? लड़का कहता है कि मुझे एक नया परफ्यूम चाहिए। लड़की पूछती है, तुम कब से परफ्यूम लगाने लगे? माइकल कहता है कि जब से हमारी ऑफिस में हर बंदा परफ्यूम लगा के आता है, यहाँ तक कि बूढ़े फैटी लोग भी। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी एक बूढ़ा और गंदा आदमी लगूं? फिर लड़की पूछती है कि तुम्हें कितना चाहिए? माइकल कहता है कि मुझे 2 लाख वॉन चाहिए। लड़की उसको बहुत ही ज़्यादा महंगा बताती है। लड़का कहता है कि आपको उसमें महंगा परफ्यूम यूज़ करूँगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं कोई चीप आदमी हूँ? फिर लड़का गुस्से होते हुए वहाँ लौट जाता है और कहता है कि छोड़ो, ये तुमसे नहीं होगा। बाद में लड़की सभी खर्चों का हिसाब लगा रही होती है और सोच रही होती है कि जब से माइकल की जॉब लगी है, हमारे खर्चे थोड़े हो चुके थे, लेकिन अब जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जितना हम पैसे कमाते जा रहे हैं उतना ही हम ऐसे कुएं में डालते जा रहे हैं जहाँ पर पैसा डालना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसका एक ही मतलब है, ज़्यादा पैसे के लिए मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। और वो उसके जैकेट में पैसे डालते हुए सोच रही होती है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं वीकेंड पे ज़्यादा काम करूँगी। मुझे रात में एक मोटल में काम करना पड़ेगा, मुझे कन्वेंसिंग स्टोर पे काम करना पड़ेगा। ये ठीक है, अब मुझे सोना भी कम पड़ेगा। वो सोचती है कि मेरे पास 24 घंटे हैं, उनमें उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हूँ, क्योंकि मुझे हर एक पॉसिबल काम करना पड़ता है। और वो बाहर जाते हुए सोच रही होती है कि जितना हम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हम क्लोज आएंगे एक हैप्पी फैमिली बनने के। सीन शिफ्ट होता है उसी रोज बॉय पे जिसका नाम तेहा होता है। उसका कलीग कह रहा होता है कि आज तो कोई ओकेजन भी नहीं है, तो तुम हमें डिनर ट्रीट क्यों कर रहे हो? क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? मुझे पता है कि तुम्हें भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है, फिर भी चलो छोड़ो, मैं तुम्हें कंप्लेन नहीं करूँगा। वैसे भी मुझे फ्री फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं किसे कॉल करूँ? तेहा कहता है कि किसी को भी। लड़का पूछता है कि मैं किसी को भी बुला सकता हूँ? तो ठीक है, मैं ऐसी लड़कियों के बारे में सोचता हूँ जो तुम्हारे साथ खाने खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हैं। और तभी वो तेहा पे एक नज़र डालता है और सोच रहा होता है कि इसके साथ एक्चुअली में क्या चल रहा है। ये बारबेक्यू के लिए, ऐसी सस्ती चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वो कहता है कि मैंने 2 लोगों को बुला लिया है, वो रास्ते में आते ही होंगे। और सोचता है कि आजकल ये कितना ज़्यादा वियर्ड हो चुका है और ये जल्दी में भी है, और ऐसा लगता है कि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पे लोग हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्रिएचर हैं। जब उन्हें एक स्मार्ट वाइफ मिल जाती है घर चलाने के लिए, तो घर से बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए और अपनी फैमिली के लिए वे सब कुछ करते हैं। लड़की ये बात सुन रही होती है और अपने पति के बारे में सोच रही होती है और सोचती होती है कि माइकल भी एक टाइम पर ऐसे ही था, लेकिन शायद से मैं हूँ जिसने उसकी लाइफ पूरी की पूरी रियून कर दी है, मतलब बर्बाद कर दी है, क्योंकि शायद से मैं स्मार्ट नहीं हूँ और केयरिंग नहीं हूँ। वो अपने ख्याल में खोई हुई होती हैं, तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि हे सू, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कितने कस्टमर आ रहे हैं? तभी वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ रहे होते हैं और वो सोचती है कि आज इतने सारे कस्टमर कैसे हैं। तभी वो देखती है उसी रोज़ गाय को, मतलब तेहा को, और उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाती है।
और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तेहा के साथ जो लड़की होती है वो तेहा को ट्रीट करने के लिए थैंक यू बोल रही होती है। तभी वो लड़की अपनी लड़की के पास आती है और कहती है कि 4 लोगों के लिए टेबल। लड़की माफ़ी मांगती है और उसको 4 लोगों की टेबल के लिए ले जाती है और वो अपने काम में लग जाती है और अपने कोवर की बात सोच रही होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है कि वो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर क्रश रखता है। वो सच में रोज़ तुम्हारे लिए आता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कैसे कि वो रोज़ बुके खरीदता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। और वो सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है और मैं ये चाहती भी नहीं हूँ। प्रेजेंट में अब वो उसकी तरफ देख भी नहीं सकती। वो सोचती है कि एक छोटी लड़की या कहीं यंग लड़की के बातों में आकर मैं कुछ भी सोचने लगी। ये कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग है। और हमें तेहन की टेबल दिखाई जाती है, जहाँ पे वो उसके साथ बैठी लड़की उसको खाने को बोलती है, लेकिन तेहा कहता है कि मेरे बारे में चिंता मत करो। अब लड़की उसी लड़की के बारे में सोच रही होती है कि शायद से इसकी गर्लफ्रेंड है और ये हर रोज़ जो बुके खरीदता है शायद से इसी लड़की के लिए होगा। शायद से मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। तभी तेहा के साथ बैठी हुई लड़की कह रही होती है कि तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। तेहा का दोस्त भी कह रहा होता है कि इतने क्रीपी मत बनो, तेहा के साथ इतना ऑब्सेशन भी सही नहीं है, जबकि वो तुम्हें जानता तक नहीं है। तुम ये चिंता क्यों करती हो कि वो किसी को देख रहा है। तुम अपना खाना खाओ और यहाँ से निकल जाओ। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है और किसी को देख रहा है। लड़की उसको चुप रहने को बोलती है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। तभी दूसरी लड़की उसको शांत करा रही होती है। वो कहता है कि मैं क्या करूँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही है। तभी तेहा उसको शांत करते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे माहौल ख़राब मत करो। लड़की भी ये सब देख रही होती है। वो पूछती है कि क्या तुम उस लड़की को देख रहे हो, तुम क्या उसे जानते हो, तुम मुझे बता सकते हो। तेहा भी कहते कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। लड़की के मन में चल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि ये मुझसे ये कहेगा, ये एक दूसरे को कैसे जानते होंगे। अब लड़की घर पहुंच चुकी होती है और अपने कपड़े उतार रही होती है। तभी उनमें से एक उसका कपड़ा फट चुका होता है। वो सोचती है कि ये कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है, मैंने इसे कुछ ही सालों पहले खरीदा था और ये अभी से फट चुका है। कोई बात नहीं, मैं इसको सिल के दोबारा पहन लूंगी। वहीं बेड पर उसका पति लेटा होता है। वो पूछता है कि तुम बेड पे क्यों नहीं आ रही हो। लड़की कहती है कि मैं सिलाई कर रही हूँ। लड़का उठता है और देखता है वो किस बारे में बात कर रही है। वो देखता है कि वो अभी भी अपने उसी फटे पुराने कपड़ों को सिल रही है। लड़का कहता है, क्या तुम इसके बारे में मुझे दोष देना चाहती हो, इसे फेंक दो। लेकिन हैसू यानी अपनी लड़की कहती है कि नहीं, मैं इसको सिल के दोबारा पहन सकती हूँ। लड़का कहता है कि अपनी तरफ देखो, कोई भी आदमी तुम जैसी कमज़ोर लड़की को पसंद क्यों करेगा। तुम्हारे ढीले ढाले कपड़े और तुम्हारी यहाँ तक कि तुम्हारी अंडरवेयर भी बेकार हो चुकी है। ये कितना ज़्यादा घिनौना है। तभी लड़की याद करती है कि वो एक फैंटेसी दुनिया में कैसे पहुंच गई थी, चाहे एक पल के लिए ही। और वो ख्वाब को छोड़ते हुए उससे अपना स्वेटर वापस मांग रही होती है। वो सोच रही होती है कि आप कितने भी भूलने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी एम्बेरसिंग मोमेंट्स हमेशा लौट कर वापस आ जाती हैं। लड़का कहता है कि क्या तुम अब मुझसे रूठने वाली हो। तभी वो उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक लकड़ी की तरह हो जो एक क्यूट और रोमांटिक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सब कौन बर्दाश्त करेगा। और लड़की सोचती है कि हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो ठंड में अच्छे से कपड़े भी नहीं खरीद सकती। लेकिन फिर भी बाद में लड़की काम कर रही होती है और न्यूज़ आ रही होती है कि दोपहर की बरसात रात तक चलने वाली है। अगर ये रेन रात तक चलने वाली है तो मुझे छतरी लेनी चाहिए। और वो ब्लैक स्टिक वाला ले लेती है, बेकार वाला, और सोचती है कि मैं इसको 1-2 बार और यूज़ करती हूँ जब तक ये टूट नहीं जाता। और वो अच्छे वाला वहीं छोड़कर चली जाती है ताकि माइकल अच्छा वाला यूज़ कर सके। सीन शिफ्ट होता है माइकल के ऑफिस की तरफ, जहाँ पे रोरी कॉफ़ी बनाने के लिए जा रही होती है। वहाँ पर माइकल भी होता है। कॉफ़ी का पैकेट ख़त्म हो गया होता है और वो दूसरा लेने के लिए जा रही होती है। तभी वो चिल्लाती है और माइकल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वहाँ पर एक बग है। माइकल कहता है कि तुम एक कीड़े से डर गई। रोरी कहती है कि हाँ, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ, और कहती है कि मैं हमेशा फ्रीज हो जाती हूँ जब भी मैं उसे देखती हूँ। माइकल मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा प्यारी है और पूछता है कि चलो मुझे दिखाओ वो कहाँ पर है। वो लड़की दिखाती है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। वो कह रही होती है कि मैंने सच में यहीं पर देखा था। और वो हैसू से कंपेयर करते हुए उस लड़की को क्यूट बता रहा होता है, मतलब अपनी लड़की को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बता रहा होता है, क्योंकि वो इस तरह की क्यूटनेस नहीं दिखाती है। और सोचता है कि शायद से जो इतनी भी ज़्यादा बैड नहीं है। सीन शिफ्ट होता है फूलों की दुकान पे, जहाँ पे कोवर्कर कह रही होती है कि अब देखो टाइम हो चुका है, वो आने ही वाला होगा। अपनी लड़की पूछती है कि कौन।
कोवर्कर कहती है कि ऑफ कोर्स वही रोज गाय, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने ज़्यादा इंतज़ार किसके लिए कर रही हूँ। तभी अपना तेहा भी आ रहा होता है, लेकिन अपनी लड़की सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उससे नज़रें मिला पाऊंगी, और वो कोवर से कह के चली जाती है कि मैं पीछे जा रही हूँ, तुम उसका ऑर्डर ले लो। कोवर्कर उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। तभी तेहा वहाँ आता है। लड़की पूछती है कि तो फिर हमेशा की तरह एक रोज़ बुके। तेहा भी हाँ में जवाब देता है। लड़की सोचती है, देखा वो मेरी तरफ नहीं देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बस बुके बनाना है। और इन सब के बाद शिफ्ट खत्म हो जाती है। कोवर्कर भी वहाँ से जा रही होती है। अपनी लड़की सोच रही होती है कि अच्छा हुआ मुझे उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं उसको हमेशा अवॉइड नहीं कर सकती। मुझे कल उसको नॉर्मल के तरीके से बात करनी चाहिए। ये एनवायरनमेंट कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। और वो सोचती है कि आज बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, और माइकल के बारे में चिंता करते हुए कह रही होती है कि छाता अपने साथ ले गया हो। और तभी वो अपना छाता खोलती है, लेकिन दीदी का तो छाता ही टूट गया। माइकल की चिंता में दीदी का खुद का छाता टूट गया। वो छाते की कंडीशन देखते हुए सोच रही होती है कि आज सुबह जब मैंने देखा था तो ये इतनी बुरी कंडीशन में तो नहीं था। वो सोचती है कि अभी भी कन्वेंसिंग स्टोर बहुत ही ज़्यादा दूर है। जब तक मैं वहाँ पर पहुँचूंगी मैं पूरी तरह से भीग चुकी होंगी, और यहाँ तक ये बारिश पूरी रात चलने वाली है। वो सोचती है उसे बारिश बंद होने तक वेट करना पड़ेगा। एक अम्ब्रेला ही तो था, मैं क्यों खुद को ये बताती रही कि ये एक दो बार और चल जाएगा। देखा अब क्या हो चुका है। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। क्या मुझे माइकल को यहाँ पर बुलाना चाहिए? नहीं, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो जाएगा। वैसे भी वो काम पे होगा और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होगा। तभी उसके सिर पर एक छतरी आती है, और वो कोई और नहीं तेहा ही होता है। तेहा पूछता है कि तुम आखिर रहती क्या हो? लड़की कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा दूर रहती हूँ। लड़का कहता है कि बारिश अभी रुकने वाली नहीं है, तो तुम मेरा छाता ले सकती हो। वो उसकी तरफ देखती है और सोचती है कोई भी रास्ता चुन लूँ, ये रास्ता मुझे इसी की तरफ खींचता जा रहा है। वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन मैं उसे बार बार मना नहीं कर सकती। ये थोड़ा अजीब होगा अगर मैं उसे बार बार मना करूँगी तो, जबकि वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ नाइस होने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उसकी छतरी के साथ आगे बढ़ने लगती है और सोचती है कि एक बार इनके साथ चलना कोई दिक्कत नहीं होगी। रास्ते में चलते हुए वे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, और लड़की को ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, लेकिन और रेन को थैंक यू कह रही होती है कि उसकी साउंड की वजह से ये ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं है। और वो तेहा के बारे में सोचती होती है कि ये यंग मैन, ये इतना लंबा और यंग, जो मेरे साथ अपनी कम स्पीड पर चला है। जब भी मैं माइकल के साथ चलती हूँ तो वो हमेशा मुझे पीछे छोड़ देता है, लेकिन ये इसके साथ नहीं है। ये शायद से अपने खास लोगों को हमेशा आगे रखता है और खुद धीमा हो जाता है। तब लड़की तेहा से पूछती है कि तुम्हारी लड़की खुश नहीं होगी अगर हमें अम्ब्रेला के नीचे देखेगी। तेहा तेहा लड़की से कहता है तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है? लड़की कहती है ओह तुम्हारे पास नहीं है, मैंने सोचा जो तुम्हारे साथ बारबेक्यू में लड़की आई थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तेहा कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। अपनी लड़की मुंह मोड़ लेती है और सोचती है कि सच में क्या सिर्फ एक फ्रेंड? लड़का उसको विश्वास दिलाते हुए कसम खाता है और बोलता है सच में, मैं सच बोल रहा हूँ। लड़की उस पर विश्वास कर लेती है और सोच रही होती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं उससे पूछताछ कर रही हूँ। तभी साइड से एक बहुत ही तेजी से कार आ रही होती है और तेहा लड़की को बचाने के लिए अपने अंडर ले लेता है। तेहा माफी मांगता है कि क्या मैंने उसे डरा दिया, मैंने बस देखा कि बहुत ही तेजी से कार आ रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो जाओ। लड़की इसको चिंता करने के लिए मना करती है और सोचती है कि ऐसी भरी बारिश में कोई इतनी तेजी से कार कैसे चला सकता है। तभी देखा मैंने तुम्हें शील्ड कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लंबा हूँ, तुम्हें नहीं लगता? लड़की भी होश में आती है और हामी भरती है और दोनों फिर से चलने लगते हैं। लड़की सोच रही होती है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं गलत नहीं थी। ये बंदा ऐसी लड़की की मदद क्यों करेगा जिसको ये जानता तक नहीं है। उसके कोट की एक साइड को देखो, वो पूरी तरह से भीगा हुआ है, जबकि मैं पूरी तरह से सूखी हुई हूँ। शायद से ये इसका कोई पर्पस है। क्या मुझे इससे पूछ लेना चाहिए कि ये मुझे फ्लर्ट करने के लिए सब कर रहा है? तो मुझे पता चल जाएगा कि हम दोनों के बीच की लाइन कहाँ पर रखनी चाहिए। तभी लड़की पूछ ही लेती है तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? लड़का कहता है ओह तो तुम्हें पता चल गया, और वो उसके करीब आते हुए कह रहा होता है कि मैं बस तुम्हें जानना चाहता था। हैसू कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी रीज़न नहीं होगा कि तुम मुझ जैसी ओल्ड लेडी के बारे में जानना चाहो। तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो, तुम लड़कियों के भेद में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होगे। तेहा भी कहते हैं कि हाँ मैं हूँ पॉपुलर, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में क्यों ना जानूँ। हैसू भी उससे कह रही होती है कि हाँ तुम्हें नहीं जानना चाहिए, अच्छा होगा कि हम यहीं पर रुक जाएं।
और वो कह रही होती है कि यहीं पर मैं रहती हूँ, तुम्हारा थैंक यू कि तुम मेरे साथ मेरे घर तक आए। तेहा पूछता है क्या तुम सच में चाहती हो कि हम फिर से स्ट्रेंजर बन जाएं? हेसू हाँ कहती है, लेट्स बी स्ट्रेंजर। तेहा भी अच्छा बॉय बनते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। पीछे से हेसू सोच रही होती है कि क्या वो सच में मुझसे और कुछ किए बिना चला गया। मुझे जैसा लगा था कि वो किसी रीज़न से उसका कॉन्फिडेंट फिगर कुछ तो भी दर्द छुपा रहा है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझ जैसे में इंटरेस्ट क्यों होगा। शायद से वो यंग है इसीलिए थोड़ा क्यूरियस है। इस एज में आकर लड़के ऐसे ही हो जाते हैं। वो घर आती है और देखती है कि वो छाता वहीं पर पड़ा होता है। वो सोचती है कि शायद से माइकल ये छाता भूल गया है, और उसे याद आ रहा होता है कि रेस्टोरेंट में लोग कैसे बात कर रहे होते हैं कि अगर वाइफ स्मार्ट हो तो कितनी अच्छी होती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो छाता लेगी और माइकल को ऑफिस से लेने के लिए वहाँ पर जाएगी। शायद से माइकल फिर इसे पसंद करे। वो ऑफिस के सामने खड़ी होती है और माइकल को फ़ोन मिला रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा होता है। वो सोचती है कि शायद से वो निकल चुका होगा, हमने एक दूसरे को मिस कर दिया, और उसने मेरे मैसेज भी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि उसका फ़ोन शायद से डेड हो चुका होगा। और वो सोचती है कि शायद से मुझे घर चले जाना चाहिए। तभी माइकल और एरी आ रही होती है और वो ये देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। वे तीनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। माइकल कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे लेने आए हो क्योंकि यहाँ बारिश पड़ रही है? और माइकल एरी से कह रहा होता है कि ओह एरी, ये मेरी रिलेटिव है, मुझे पता नहीं था कि ये मुझे लेने यहाँ पर आ जाए। और हैसू वहाँ पर खड़ी सिर्फ सुन रही होती है। माइकल एरी को धीरे आवाज़ में कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक कज़िन है। और वो वहाँ से जाते हुए एरी से कह रहा होता है कि अब मेरे पास अम्ब्रेला आ चुका है, तो हम बाद में मिलते हैं। एरी भी इसको गुड बाय करती है और कहती है कि हम कल मिलेंगे। तभी माइकल ऐसे से कह रहा होता है कि आज तुम्हें क्या हो गया? इतने सालों के बाद तुम एक रोबोट की तरह बिहेव करने के बाद मुझे आज लेने आ गई। हेलो, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? और कहता है कि अब क्या तुम यहीं खड़े होने का विचार है? क्या तुम चलने नहीं वाली? लेकिन ऐसे उसकी बात इग्नोर करते हुए पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी। माइकल बताता है कि वो मेरी ऑफिस में अकाउंट क्लर्क है, हम बस एक दूसरे को जानते हैं। और माइकल उसको सफाई देते हुए कह रहा होता है कि वो बस मेरे साथ काम करती है, क्या तुम मुझे अब जो मेरे साथ काम करता है क्या तुम मुझे उससे बात भी करने नहीं दोगी? अगर मैं सच में कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। अगर तुम किसी के साथ बात नहीं करती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारी गलती है अगर तुम लोगों के साथ बात नहीं करती हो। ये नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल है कि तुम अपने ऑफिस वर्कर से या फिर अपने ऑफिस को वर्कर से बातचीत करो। तो इसको एक बिग डील बनाना बंद करो, तो इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात बताना बंद करो। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। तभी हेसू को तेहा की बात याद आ रही होती है जब तेहा अपनी लड़की से पूछ रहा होता है जान पहचान बढ़ाने के लिए। हेसू सोचती है कि ये सब बात मेरे दिमाग में अभी क्यों आ रही है, और प्रेजेंट में आते हुए कह रही होती है कि मैं अभी भी अमृत के सामने क्यों खड़ी हूँ। शायद से ये मेरी ही गलती है कि मैं इसको बड़ी बात बना रही हूँ, और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने माइकल को फिर से एम्बेरस कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है दुकान की तरफ, जहाँ पे उसकी कोवर्कर बहुत ही ज़्यादा काम करके थक चुकी होती है। थक तो अपनी हेसू भी गई होती है, लेकिन वो फिर भी कह रही होती है कि तो तुम क्यों ना ब्रेक ले लो, मैं क्लीन कर दूंगी। और वो हेसू से कह रही होती है कि अगर एक और कस्टमर आया तो मैं अपनी जान खो दूंगी। सच है, अगर वो गुलाब वाला लड़का आ जाए तो मेरी एनर्जी को बूस्ट मिल जाएगा। तभी गेट की रिंग बेल होती है और कहती है कि शायद से एक और कस्टमर आ चुका है, और तैयार हो जाती है कस्टमर को डील करने के लिए। और वहाँ और कोई नहीं, वही रोज़ गया होता है, मतलब अपना तेहा आया होता है। और वो सूस को देखते हुए सोच रही होती है कि ये हमेशा की तरह इतना हॉट क्यों लगता है, और सोच रही होती है कि ये हमेशा की तरह हेसू को ही चाहेगा कि वो उसका ऑर्डर ले। इसका मतलब है कि मैं थोड़ी देर और रेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन तेहा आगे बढ़ता जा रहा होता है। हेसू भी उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, लेकिन तेहा उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अभी स्टोरी कैसी जाने वाली है, क्या होने वाला है, इसके लिए नेक्स्ट एपिसोड का कमेंट ज़रूर आ जाना चाहिए। अब 2 हफ्ते बीत चुके होते हैं जब से इंसिडेंट हुआ है। हेसू का पति भी अब काम पे ज़्यादा रहने लगा है। हमें तो पता ही है क्यों होने लगा है। वो घर भी लेट जाता है और वीकेंड्स पे बाहर भी जाता है। सब फिर से एक ही जैसा चल रहा है या फिर उसी से बेकार। और वो यंग मैन जिसने मुझसे इतनी जल्दी दूरी बना ली, जब से मैंने उससे कहा है कि हम स्ट्रेंजर हो जाएं, उसने ज़रा भी नहीं सोचा और मुझसे दूर हो गया। वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट वो ऐसे ही फेंक रहा था। और वो अपने पति को भी मैसेज करती है, लेकिन उसके कोई भी जवाब नहीं आ रहा होता है। और सोचती है जितना गहरा इमोशन होता है उतने ही ज़्यादा गहरे जख्म भी होते हैं। वो अपने फ़ोन में खोई हुई होती है। तभी पीछे से एक आदमी उसको बुलाता है और अपनी टेबल पर कुछ बारबेक्यू सर्व करने को कहता है। लड़की ले जाती है और उसको सर्व करती है। उस टेबल पर लोग बैठे हुए होते हैं। वो जो आदमी होता है
वो किसी कंपनी का ओनर होता है और वे जो उसके साथ आए हुए होते हैं वो उसके कलीग होते हैं। वो उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि सब आप तो बहुत ज़्यादा बड़े हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो पूछ रहा होता है कि सर आपने अपनी पुरानी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है ना? वो कंपनी का ओनर भी कह रहा था कि हाँ, मैं उस औरत से थक गया था, अब मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। और ये देखो मेरे साइड में एक वूमन बैठी है, इस जैसी एम्प्लॉय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो लड़की एम्प्लॉय भी सोच रही होती है कि मैं बस घर जाना चाहती हूँ। फिर से सब में एक दूसरे की बात चालू हो जाती है। कोई किसी की तारीफ़ कर रहा होता है, कोई किसी की तारीफ़ कर रहा होता है। आपके साथ एक वुमन ऐसी होनी चाहिए जो आपको हमेशा गर्म रखे। और वो अपनी लड़की को देखते हुए मन ही मन में सोच रहा होता है, मैं कुछ दिनों से इस होटल में आ रहा हूँ और मैं इसे देख रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वो उसको उस निगाह से देख रहा होता है और सोच रहा होता है, मैं इसको अपना बना सकता हूँ, ये बस मुझसे 10 साल छोटी होगी और इसने मुझे सुन ही लिया होगा कि मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, तो सच में ये मुझ में इंटरेस्ट तो ज़रूर रखती होगी। तभी वो उससे कहता है कि तुम मुझे सर्व करो। उसका एम्प्लॉय कह रहा होता है कि सर ऑफ कोर्स मैं आपको सर्व करूँगा, लेकिन वो एक्चुअली में अपनी लड़की से कह रहा होता है कि तुम मुझे सर्व करो। उसका एम्प्लॉय भी कह रहा होता है कि सर यहाँ पर ये सब नहीं होता है, लेकिन ओनर भी अपने घमंड में होता है, कह रहा होता है कि हे तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा ना तुम मुझे सर्व करो। लेकिन अपनी लड़की मना कर देती है और वो चिल्ला रहा होता है कि तुम क्या समझती हो अपने आप को, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तभी दूसरी एम्प्लॉय उसके ओनर को बुलाती है कि देखो हैसू के साथ क्या चल रहा है, कोई आदमी उसके साथ हरेस कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो ओनर उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, मैं एक कंपनी का ओनर हूँ और तुम्हारा रेस्टोरेंट ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे उसी का ओनर आता है और कहता है कि सर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो दूसरा कंपनी का ओनर कहता है कि ओह परफेक्ट टाइमिंग, देखो तुम्हारी एम्प्लॉय कितनी ज़्यादा बकवास कर रही है, ये मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है। क्या इसे पता है कि मेरा बिजनेस कितना ज़्यादा बड़ा है और क्या इसे पता है कि मैं कितना ज़्यादा बड़ा आदमी हूँ। तभी वहाँ का ओनर उससे माफ़ी मांग रहा होता है अपनी हेसू की तरफ से और दावा करता है कि मैं आपके लिए और भी बारबेक्यूज़ अफोर्ड कर दूंगा। लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लड़की घुटनों पे आके मुझसे माफ़ी मांगे। और मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई, इसे सिर्फ मेरे लिए थोड़ी सी बारबेक्यू तो देनी थी, अब मुझे दिखाना पड़ेगा कि इसकी हैसियत क्या है। तभी वहाँ का ओनर कह रहा होता है कि सर आप मेरी एम्प्लॉय से ऐसे बात नहीं कर सकते, आपको थोड़ी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। दूसरा आदमी चिल्लाता हुआ कह रहा होता है क्या रिस्पेक्ट, तुम्हें अपनी हैसियत पता होनी चाहिए, तुम सिर्फ एक छोटे होटल के मालिक हो। तभी वो और भी बकवास ज़्यादा कर रहा होता है, लेकिन तभी हेसू अपने घुटनों पे आके उससे माफ़ी मांग रही होती है, अपोलोजाइज करना शुरू कर देती है। उसका बॉस भी उसे ये करने को मना करता है, लेकिन अपनी हेसू भी कह रही होती है कि नहीं, ये सिचुएशन मेरी वजह से हुई है तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर बाद में वो बॉस उससे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता है कि वो आदमी कैसा है। हेसू भी कह रही होती है कि सर कोई बात नहीं, वो हर बार बहुत सारे लोगों को लेके आता है जिससे आपके कस्टमर बढ़ रहे होते हैं और आपकी इनकम ज़्यादातर ऐसे से होती है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान हो, और जबकि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। बॉस भी उससे कहता है कि ठीक है, ज़िंदगी कभी ऊपर नीचे होती रहती है और ऐसे लोग हमें ज़िंदगी में मिल ही जाते हैं, अब तुम ठीक से घर जाना। हेसू भी कह रही होती है ठीक है सर। फिर हेसू की पुरानी यादें दिखाई जाती हैं जहाँ पर कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और उसे हर बार चिल्लाया जाता था। उस पर इतना चिल्लाया जाता था कि वो रातों को सो भी नहीं पाती थी। वो सोचती है कि समय के साथ मेरे सारे के सारे दर्द भर गए, लेकिन ऐसे निशान छोड़ गए जो दर्द कम करते हैं लेकिन मिटाते नहीं। दोनों बाहर निकलते हैं और उसका बॉस हेसू को राइड देने के लिए कहता है कि उसे वो घर छोड़ देगा, लेकिन अपनी हेसू मना कर देती है क्योंकि हेसू को एक और जॉब के लिए जाना पड़ता है। बॉस कहता है अनदर जॉब, क्या तुम सिर्फ काम करती रहती हो, तुम्हारे पास थोड़ा भी समय रेस्ट के लिए नहीं है, ये सब काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें रेस्ट भी करना चाहिए। हेसू भी कहती है ये इतना ज़्यादा ही बुरा नहीं है, मैं सिर्फ वीकेंड पे काम करती हूँ। बॉस भी उसकी ये हालत देख के दुखी हो जाता है कि क्या सच में तुम्हारे पे इतना ज़्यादा कर्जा है। तभी हमें हेसू की थोड़ी पुरानी यादें दिखाई जाती हैं जहाँ पर कुछ लोग उनकी दुकान तोड़ रहे होते हैं और माइकल कह रहा होता है कि हम तुम्हारा सारा का सारा कर्जा चुका देंगे। माइकल अपनी हेसू से माफ़ी मांग रहा होता है कि अग जब हम ये सारा कर्जा चुका देंगे तो हम दोबारा शादी कर लेंगे और खुश परिवार की तरह रहेंगे। प्रेजेंट में हेसू सोच रही होती है कि हवा का हर एक झोंका मुझे याद दिलाता है कि कर्ज वसूलने वाले कहीं वापस ना आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आशा करती हूँ हर एक दिन कि मेरे आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा। वहीं दूसरी तरफ एक गली के कोने में वही कंपनी ओनर हो रहा होता है
और वो अपनी हेसू को याद करते हुए कह रहा होता है कि वो कैसे मुझसे घुटनों पे आके माफी मांग रही है। अब उसे पता चल गया होगा कि उसकी असली प्लेस क्या है और वो जहाँ से जा रहा होता है उस गली में तेहा भी होता है। तेहा अपनी हेसू की बुरी बुरी बातें सुनकर उसके पीछा करना शुरू कर देता है, जहाँ पर बॉस और भी ज्यादा बुरी बुरी बातें सोच रहा होता है कि अगली बार मैं उसको एक कोने में ले जाऊंगा। और इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, तेहा उसके पैरों पे पैर मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। बॉस कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ आओ मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ। लेकिन तेहा उसके बाल पकड़ता है और कहता है कि ओह तो तुम मुझे लेसन सिखाना चाहते हो, तो चलो मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। चलो अब तुम मुझे मारो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बड़े आदमी से ऐसे बात करने की, अगर तुम ये चाहते हो। वो तेहा पे एक मुक्का मार देता है। तेहा भी कहता है कि ज़्यादा बुरा नहीं था, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। बॉस कह रहा होता है कि मुझे क्या पता कि तुम कौन हो। तभी तेहा अपने हाथों में एक ग्लव चढ़ाते हुए कह रहा होता है कि चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लेसन क्या होता है। देखो आगे मुझे नहीं पता क्या होता है, हमें सिर्फ खून के छींटे दिखाए जाते हैं। हमें स्टोर में दिखाया जाता है जहाँ पे हेसू काम कर रही होती है। रात के वक्त भी इतना सारा काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। वो थैंकफुल होती है कि रात में ज़्यादातर कस्टमर नहीं आते हैं और सोचती है कि जब तक कस्टमर नहीं आते शायद से मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी गेट की रिंग बजती है और कस्टमर अंदर आता है। वो उसको नोटिस करती है कि ये तो फूल वाला लड़का है। क्या इस पॉइंट पे आके कोइंसिडेंस हो सकता है? ये पहले ही मेरी पुरानी 2 नौकरियों में मुझसे मिल चुका है और अब यहाँ पर और कोई भी नहीं है जिसे मैं इसका ऑर्डर लेने के लिए कह सकूं। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी उसे स्ट्रेंजर की तरह ही देखना चाहिए और इसको कस्टमर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तभी तेहा आता है और उसके सेल्फ पे बैंडेज रख देता है। हेसू अपना चेहरा ऊपर करती है और देखती है तेहा के चेहरे पर चोट लगी होती है। वो सोचती है कि आखिर इसके फेस के साथ क्या हुआ। वो उसके फटे होठ और चोट के बारे में सोचती है कि ऐसा कौन कर सकता है एक छोटे बच्चे के बारे में। बच्चा मतलब कीड़ी, मतलब हेसुसा तो वो छोटा ही है तो इसलिए वो बच्चा कह रही है, जबकि हम स्ट्रेंजर्स हो चुके हैं तो क्या मुझे बताना चाहिए। और वो चेहरे को पलटते हुए कह रही होती है कि ये काफ़ी नहीं होगा, मतलब बैंडेज काफ़ी नहीं होगा, अगर तुम बैंडेज लगाते हो तो ये निशान छोड़ सकता है। लेकिन तेहा कुछ नहीं बोल रहा होता है। दोनों के बीच में साइलेंस ऑकवर्ड हो जाती है। शायद से ये सोच रहा होगा कि मैं कितने ज़्यादा बोलती हूँ, जबकि मैंने खुद ही इसे अपने से दूर रखा था और अब मैं खुद ही इसे एडवाइस दे रही हूँ। तभी तेहा हंसते हुए झुकता है और कहता है तो क्या तुम मुझे बताओगी ये किस तरह करते हैं। हेसू सोचती है, फिर से वही अजीब और गरीब आवाज़। हेसू तेहा से कहती है कि जबकि तुम मुझसे छोटे हो तो हमें फॉर्मेलिटीज़ छोड़ देनी चाहिए और उसको फॉलो करने के लिए कहती है। तेहा भी सोच रहा होता है कि फॉर्मेलिटीज़ छोड़ देनी चाहिए और वो उसके पीछे जाने लगता है। वो उसको बाहर लेकर आती है और बिठाती है। तेहा कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, ठीक है मुझे ये करने दो। हेसू कहती है कि थोड़ा दर्द करेगा और उसको वो दवाई लगाने लगती है। वो पूछती है क्या ये दर्द कर रहा है। तेहा भी कह रहा होता है कि नहीं, ये सिर्फ थोड़ा चुभ रहा है। फिर तेहा हेसू से पूछ रहा है कि उसकी उम्र क्या है। हेसू उम्र तो नहीं बताती पर कहती है कि मैं एडल्ट हूँ। तेहा सोचता है कि फिर से इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हेसू पूछती है कि तुम ऐसी लड़ाई में क्यों फंसते रहते हो। तेहा मना करता है, लेकिन हेसू कहती है कि तुम मना कैसे कर सकते हो जबकि मैं तुम्हारे चेहरे पर एक घाव देख पा रही हूँ। सच में मैं किसी से लड़कर नहीं आया हूँ, मैं बस ऐसी फैमिली से आया हूँ जहाँ पर झगड़े होते रहते हैं। तभी हेसू कुछ तो भी हिट करता है। वो अपनी बचपन की यादों में बीत जाती है। वो बताती है कि मैं भी ऐसी फैमिली से आई हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस होता है। प्रेजेंट में जब वो उसकी आंखों में देखती है तो मैं अब इसे सिंपली इग्नोर नहीं कर सकती। तभी तेहा पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में बुरा फील कर रही हो। हेसू भी यस बोलती है। वो कहती है तुम पिछली बार कह रहे थे ना कि हमें जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए, तो चलो जान पहचान बढ़ाते हैं। और उसकी चोट पे बैंडेज लगा देती है। फिर तेहा कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, नूनू। हेसू भी कहती है कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तुम बस मुझे अजूमा बुलाओ। तेहा भी अपने जख्म को देख के कह रहा होता है कि हाँ अब मुझे आराम मिला, एटलीस्ट मैं तुम्हारा ध्यान तो खींच पाया। सीन शिफ्ट होता है माइकल की ऑफिस पार्टी पर, जहाँ पर सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। एरी के सामने वाला बंदा उसको और भी ज़्यादा ड्रिंक पीने के लिए फोर्स कर रहा होता है। एरी मना कर रही होती है कि मैं पहले ही 3 ड्रिंक ले चुकी हूँ, लेकिन उसके सामने वाला बैठा बंदा कह रहा होता है क्या सच में तुम मुझे मना करोगी। एरी को ये बहुत ही ज़्यादा लगता है, फिर भी वो अपना गिलास आगे बढ़ा देती है। अब वो बैठी हुई सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। वो मन में सोच रही होती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पर माइकल है। तभी माइकल भी उसको नोटिस कर लेता है कि वो और भी ज़्यादा पीने में हेजिटेट कर रही है, तो वो बियर का आधा गिलास से भी आधा करके उसे देता है और उसका गिलास मांग लेता है, जिससे एरी थोड़ी ब्लश करने लगती है।
और माइकल कहता है कि तुम ये थोड़ी सी पी सकती हो। एरी दूसरी तरफ होकर उसको पीती है और कहती है कि ये कितना ज़्यादा परफेक्ट इंसान है। बात और भी ज़्यादा आगे बढ़ती है। ऑफिस के कलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी बात माइकल पे आती है, जहाँ पे उसके कलीग पूछते हैं कि हमें तुम्हारी डेटिंग लाइफ के बारे में तो कुछ नहीं पता, चलो हमें बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। माइकल सोचता है और सोच में हेसो के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं पसंद जो बहुत ही ज़्यादा चीप होती हैं, अनरोमांटिक होती हैं और जो कभी भी अपने पति में इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि ऐसी लड़कियां शादी होने के बाद कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। बेसिकली अजूमा 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 का मतलब एक्चुअली में होता है आंटी। उसकी बात सुनकर सभी कलीग्स हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तभी उसके साइड में बैठा हुआ एक आदमी कह रहा होता है कि तुम सिंगल होने के बाद भी ऐसी बात करते हो जैसे कि तुम मैरिड हो। फिर माइकल कहता है कि एक्चुअली में मुझे ऐसी वुमन पसंद है जो कि फैशनेबल हो और यंग हो, और हमें तो पता है कि वे इशारा किसकी तरफ कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं ऐसी लड़की से तो कभी शादी नहीं करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा चीप होगी और आंटी टाइप की होगी। सीन शिफ्ट होता है अपनी हेसू पर, जहाँ पर हेसू तेहा का नाम पूछती है और तेहा अपना नाम बता देता है और वो अपने फ़ोन में उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड कर लेती है। वो सोचती है कि शायद से मैं ये सब गलत तो नहीं कर रही। खैर इस ध्यान को झटक देती है और सोचती है कि माइकल ने भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, तो शायद से वो बहुत ज़्यादा बिजी होगा। और वो ये ख्याल छोड़ देती है कि अब मैं उसे मैसेज नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं उसे ज़्यादा मैसेज करूँगी तो वो मुझ पर इरिटेट होगा। दूसरी तरफ माइकल तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, भाई बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है बंदा। लेरी से पूछता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम एक्चुअल में रहती कहाँ हो। तभी एरी उसके पास आते हुए कह रही होती है कि माइकल तुम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, तुम उन सब बूढ़ों से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो तुम ऐसी बात क्यों करते हो जैसे तुम्हारी कई सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। मैं तुम्हारे साथ एक और ड्रिंक लेना चाहूँगी, सिर्फ मैं और तुम। अब ये सीन शिफ्ट होता है मोटेल या फिर होटल के बीच में, जहाँ पर काम शुरू हो गया होता है और इन्हीं पिक्चरों के बीच कुछ तो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, मतलब बात बताई जा रही होती है। ये मेरे दिमाग के बिल्कुल ही बाहर है। मतलब बेसिकली ये होता है कि आप जितना नीचे गिरते जा रहे हो, आपको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा नीचे हूँ, लेकिन फिर भी आप एक मौका ढूंढ ही लेते हो और भी ज़्यादा नीचे गिरने का। हेसू रात की शिफ्ट ख़त्म करती है और घर के लिए निकल जाती है। वो सोचती है कि नाइट शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होती है, शायद से मुझे दूसरे काम पे जाने से पहले थोड़ी नींद लेनी चाहिए। वो घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि माइकल अभी तक घर नहीं पहुंचा है, क्योंकि माइकल तो भैया कहीं और लगा पड़ा है। सीन शिफ्ट मॉर्निंग पर, जहाँ पर माइकल हेसू से बात कर रहा होता है, जहाँ पर हेसू बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है माइकल के बारे में। माइकल कह रहा होता है कि रात का डिनर बहुत ही ज़्यादा लेट चला, इसलिए मैं बाहर के होटल में सो गया। अब तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि तुम ही तो चाहती थी कि तुम्हारा पति बहुत ही ज़्यादा काम करे और पैसा लाए। तो अब जब मैं वर्किंग मैन हो चुका हूँ तो मेरी चिंता मत करो, मैं जब घर आ जाऊँगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ हेसू सोच रही होती है कि हाँ मैं फिर से ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन उसके दिल में एक एंग्जाइटी उठ रही होती है और सोचती है कि मैं सिर्फ अपने आप को समझाती जा रही हूँ कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना बेपरवाह होता जा रहा है। मैं सच में बेवकूफ़ थी कि मैं सोचती थी कि मेरा प्यार अभी भी ज़िंदा या बढ़ सकता है, लेकिन मैं पागल थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा प्यार धीरे धीरे मरता जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है एक लड़के की तरफ, जहाँ पे तेजा उससे मिलने आया होता है। वो उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और तेजा भी ये जानकर खुश होता है कि वो उसे जानता है, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का है जो कि क्लास में शांत बैठा रहता है और मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो हमेशा ऐसे लोगों के बीच था जिसे वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता। तो फिर ये मुझे से कैसे याद रखता है। उस लड़के का नाम जीव होता है और तेहा उससे पूछ रहा होता है कि एक फेवर चाहिए मुझे तुमसे। जीव भी सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे मेरे पैसों के लिए ढूंढ रहा है, क्या ये मुझे पैसे के लिए कहेगा। तभी तेहा कहता है कि तुम्हारे जूते का साइज़ क्या है। जीव बोलता है 11.5। परफेक्ट, तो क्या तुम अपने जूते मेरे जूते के साथ बदलना चाहोगे। जीव सोचता है इसके जूते तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए और मेरे तो ऑर्डिनरी जूते हैं, तो फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तेहा पूछता है क्या तुम नहीं चाहते। जीव बोलता है नहीं मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे शूज़ तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। और जीव अपने जूते उससे एक्सचेंज कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जीव पीछे सोच रहा होता है कि शायद से वे सभी लड़कियां सच ही कहती थी, ये बंदा इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता। वो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और तेहा कहीं तो भी बैठा होता है। तभी वही लड़की आ जाती है। हाँ जी जी, उसका ईयरफोन निकालती है, अपने कान में डालते हुए बैठ जाती है और कहती है कि तुम क्या सुन रहे हो। तेहा पूछता है क्या ये अच्छा नहीं है।
ये कभी कभी कितना ज़्यादा वियर्ड हो जाता है। और कहती है, तेहा तुम्हारे जूतों को क्या हुआ? तेहा पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे शूज़ इतने ज़्यादा गंदे क्यों लग रहे हैं? तेहा पूछता है, क्या ये अच्छे नहीं हैं? हाँ जी पूछती है, क्या तुम सच में सीरियस हो? तुम बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहे हो। तभी बाहर से कुछ लोग उन्हें देख रहे होते हैं और एक बंदा कह रहा होता है, पीली हुडी वाला कह रहा होता है कि देखो वो हाँ जी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो तेहा के साथ हैंग आउट कर रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, सारी लड़कियाँ उसी के पास क्यों जाती हैं? तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास क्या चीज़ नहीं है? उसका वो फेस। तुम्हें अपने चेहरे को मिरर में देखना चाहिए। दूसरा हुडी वाला उसको शट अप करता है। तभी पीली हुडी वाला बंदा उसको चुप कराते हुए कह रहा होता है कि तुम भी उसके फॉलोवर में से एक बन गए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ घूमने लग गए तो तुम उसके फ्रेंड हो गए। तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे उसने हांजी को तुमसे चुरा लिया। और हमें पता चलता है कि उस बंदे का हांजी पे क्रश होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हेसु जहाँ पर उसकी कोवर्कर उससे माफ़ी मांग रही होती है। हेसु पूछती है, लेकिन किस लिए? कोवर्कर कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे दिया उस बंदे के बारे में, वो फूल वाला लड़का। मैंने तुम्हें बताया कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है और अब मैं तुम्हारे बारे में फील कर रही हूँ क्योंकि वो हमेशा अब मुझसे ही फूल लेता है। और हेंजू याद करती है कि कैसे उसने उसकी चोट पर पट्टी लगाई होती है, मतलब बैंडेड लगाई होती है, और वो सोचती है कि शायद से हमारे दोनों के बीच की जो बातें हैं मुझे इससे सीक्रेट रखनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता इसका मूड रियूंड हो जाए। तभी वहाँ पर तेहा आ जाता है और उसको वेलकम नहीं करती हैं लड़कियाँ, और वो सीधा ही हेसु के पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए। हेसु सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज खड़ा है और पूछती है कि तुम किस तरह के फ्लावर लेना पसंद करोगे? तुम्हें पहले से ही पता होगा जबकि हम एक दूसरे को अब जानते हैं। हेसु कहती है कि ठीक है, थोड़ी देर रुको, रोज़ के बुके लाती हूँ। और वो रोज़ को कलेक्ट करने शुरू कर देता है और वहीं पे खड़ा हुआ तेहा उसे स्टेयर कर रहा होता है। तेहा बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रमोशन है अपनी जान पहचान वाले के लिए? हेसु कहती है कि नहीं। तो फिर पहचान वाले के लिए कोई डिस्काउंट होगा? हेसु फिर बोलती है कि नहीं। और पीछे कोवर्कर खड़ी सोच रही होती है कि इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, ये इतने ज़्यादा करीब कब आए? अब तेहा हेसु से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम होगा काम के बाद? हेसु पूछती है क्यों? तेहा कहता है क्योंकि मैं तुम्हें डांटूंगा। हेहू भी सोच रही होती है कि क्या मुझे डांटोगे? मुझे ये काफ़ी पसंद होगा। लिटरली बंदा उसको डांटने को बोलता है और वो भी लड़की भी कहती है कि हाँ मुझे ये पसंद आएगा। खैर छोड़ो, बाहर आते हैं, दोनों बाहर निकलते हैं। लड़की कहती है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं काम के बाद क्या करती हूँ? मैं सीधा अपनी दूसरी जॉब पे चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। तेहा भी कहता है कि हाँ मुझे पता है। लड़की सोचती है, तुम्हें पता है? तेहा कहता है कि हाँ, पिछली बार तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था वहाँ पर सर्व करते हुए। लड़की को याद आता है, ओ हाँ, एक्चुअल में अडल्ट होना इतना ही ऐसे ही होता है। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम अपने नए जान पहचान वाले बंदे से टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। लड़की कहती है कि सच में एडल्ट होना इतना ही मुश्किल होता है। तेहा कहता है कि सच में तो मैं एडल्ट बनना पसंद नहीं करूँगा। फिर हेसु तेहा को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। तेहा पूछता है, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है? हेसु कहती है, तुम 6 फीट के हो ना? और वो माइकल से कंपेयर कर रही होती है तेहा की हाइट। माइकल सिर्फ 5'9" का है और ये 6 का है। तेहा कहता है, तुम तो काफ़ी अच्छी हो हाइट गैसिंग करने में। हेसु कहती है, हाँ ये तुम कह सकते हो। और मन मन में सोच रही होती है, 13 साल से एक बंदे के साथ रहने में इतना तो अंदाज़ा आ ही जाता है। फिर तेहा कहता है कि एटलीस्ट मैं तुम्हें रेस्टोरेंट तक तो छोड़ ही सकता हूँ। और मनी मन में सोच रहा होता है कि हेसु बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वे चल ही रहे होते हैं, तभी हेसु की नज़र तेहा के शूज़ पर पड़ती है जो उसने बदल दिए होते हैं। और सोच रही होती है कि इसके शूज़ अभी भी फटे हुए हैं लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। चेहरा आउटफिट को पूरी तरह कंप्लीट कर देता है और सोचती है कि काश ये फूलों पे पैसा बर्बाद करने से अच्छा एक जोड़ी जूते खरीद लें। फिर हेसु पूछ ही लेती है, तो तुम रोज फूल खरीदना अफोर्ड कर सकते हो, तुम उन पैसों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हो। तेहा उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरे पास ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं खुद को ट्रीट करने के लिए देता रहता हूँ। वो उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा डीप और स्लो है। इसकी बातें सुनकर पता चल रहा है कि मैं भी हर रोज़ फूल बनाती हूँ लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं एक बुके अपने लिए भी ले जाऊँ, यहाँ तक कि मैं अपने आप को एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं देती। फिर हेसु तेहा को शुक्रिया अदा करती है उसके साथ आज साथ में चलने के लिए, तो अक्सर हम साथ में जा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस की तरफ जहाँ पे लंच ब्रेक हुआ होता है और एरी माइकल को ढूंढ रही होती है। तभी उसे आवाज़ आती है कि माइकल और एक बंदा बात कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि तुम एरी के साथ कहीं गए थे। एरी दीवार से लग के हुए सारी बातें सुन रही होती है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तो तुमने उसे पटा ही लिया, मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने उसका अच्छी तरीके से यूज़ किया होगा।
पर ध्यान रखना, जब लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं तो वे लुक्स को छोड़ देती हैं और पैसों पे ध्यान देने लगती हैं। तुम्हें बस अपना फ़ायदा उठाना है और उसको छोड़ देना है। तुम समझ रहे हो ना? आजकल की यंग वुमेन्स को बस यही पसंद है। और ये सारी बातें एरी सुन रही होती है और वो बंदा पूछता है, क्या तुमने वो सब ऑलरेडी कर लिया? माइकल कहता है कि तुम असिस्टेंट मैनेजर हो ना, और सिगरेट को डस्टबिन में डालते हुए कह रहा होता है कि इतने सालों बाद आज भी तुम असिस्टेंट मैनेजर ही हो। क्या तुमने अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की? या शायद तुम इसी पोस्ट पर रह के मज़ा कर रहे हो? शायद से तुम्हें मजा आ रहा होगा लेकिन मुझे नहीं। और मनी मन में कह रहा होता है कि सन ऑफ भी। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस बंदे ने सच में सिर्फ और सिर्फ क्लब में ही लड़कियों से बात की होगी। और तभी एरिया के उसे गले से लगा लेती है। वो सोच रही होती है कि जब हमने किया था तो मुझे लगा मैं ज़्यादा ही आगे बढ़ गई हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि लड़के वे सब करने के बाद वुमेन में इंटरेस्ट खो देते हैं। लेकिन जब मैं माइकल से मिली तो मुझे पता चला ये अलग है। और माइकल उसको बाहों में भर रहा होता है और उसके एक गलत जगह हाथ रख रहा होता है। अरे ध्यान दो भाई। माइकल उसको पकड़ता है और किस करने लगता है। एरी भी मन में भाई फैंटेसी में कांख हो गई है। वो सोच रही होती है कि भाई ये बंदा सबसे अलग है। और हैरी भी अपनी फैंटेसी में खोते हुए सोच रही होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मैं इससे मिली। मैं सच में इसको सिर्फ और सिर्फ खुद को बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई और इसे मुझसे छीन ले। दूसरी तरफ घर पर, जहाँ पर हेसू ने उसके लिए डिनर बनाया होता है, वो भी ताज़ा अलग डिश। भाई को अलग डिश चाहिए ना हर बार की तरह। भैया एरी और माइकल तो रेस्टोरेंट में लगे पड़े हैं, पिज्ज़ा पेल रहे हैं। माइकल को तो कोई चिंता ही नहीं है हेसू की क्या लगी पड़ी है या नहीं। और हेसू अपने काम पर होती है, तभी उसे मैसेज आता है तेहा का, जहाँ पे वो लिखता है कि काम अच्छे से करना। वो ये देख के खुश हो जाती है और सोच रही होती है कि अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस है। ये उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि उसकी उम्र के करते हैं। वहीं पर दूसरी साइड तेहा खड़ा होता है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। तभी जहाँ पर हेजू काम कर रही होती है होटल में, एक्चुअली मोटल में, वहाँ पे एक बंदा आता है और एक रूम रिजर्व करने के लिए देता है। एक रूम रिजर्व करने के लिए कहता है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड की जगह ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है। वो कहती है, सर मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। वो कहता है, मुझे जल्दी से रूम दो और एक मुझे अपना बिस्तर गर्म करने के लिए लड़की भी चाहिए। तभी वो जो तेहा के सामने बंदा था वो वहाँ पर आते हुए सारे के सारे रूम रिजर्व कर लेता है। हेसू भी ये देख के शौक हो जाती है कि ये बंदा सारे रूम रिजर्व कर रहा है। और एक्चुअली में वो कौन होता है? अपना तेहा ही होता है जिसने वो बंदा भेजा होता है। इसका बैकग्राउंड क्या है और ये बंदा कौन है तुम्हें आगे पता चलेगा। यहाँ पे फ़ोन में दिखाया जाता है, उसके बाद उसका बंदे का मैसेज आ जाता है कि मैंने उसे उससे दूर भेज दिया है। तेहा उसी मोटल के सामने खड़ा होता है जहाँ से वो शराबी आदमी निकल रहा होता है और कह रहा होता है कि इन लोगों के पास मेरे लिए एक भी रूम नहीं है। तभी उसकी मोटल की मालिक अपनी हिस्से से कह रही होती है कि क्या उसने सारे रूम रिजर्व कर लिए? तुम्हें पता है कि ये कितने सालों बाद हुआ है ऐसा कि सारे रूम रिजर्व हुए हैं? तो चलो, ऐसा लग रहा है कि मुझे जश्न मनाना चाहिए। और हाँ, आज तुम भी घर जल्दी जा सकती हो। ऐसे उसको थैंक यू बोलती है और वहाँ से गुड नाइट बोलते हुए निकल जाती है और सोचती है कि आज मेरा कितना ज़्यादा लकी दिन था। और घर जाते हुए सोच रही होती है कि फाइनली अब मैं कुछ रेस्ट कर पाऊंगी। वो घर पहुंचती है और देखती है कि उसका बनाया हुआ डिनर वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। अगले दिन वो काम पर होती है, तभी उस पर मैसेज आता है जहाँ पर तेहा कह रहा होता है कि आज बहुत ही ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो तुम गर्म कपड़े पहना कभी मत भूलना। वो दोबारा काम पे लग जाती है। तुरंत उसे एक और मैसेज आता है जहाँ पर तेहा कह रहा होता है कि ज़्यादा वर्क मत करना और हाँ, अच्छे से स्लीप लेना। ये मैसेज देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह सोच रही होती है, जब भी इसका मैसेज अचानक आता है तो पता नहीं मुझे खुशी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ तेहा ये मैसेज भेजकर खुश हो रहा होता है और देख रहा होता है कि हेसू ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। तभी उसका वहीं बैठा तेहा किसी पार्टी में होता है, उसका दोस्त भी वहीं होता है। दोस्त पूछता है, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम्हें कोई लड़की मिल चुकी है? तेहा कहता है, हाँ, किसी ने मुझे सीन पर छोड़ दिया है। उसका दोस्त पूछता है, तो क्या ये एक लड़की है? तेहा हाँ बोलता है। उसका दोस्त भी सोचता है, क्या ये लड़की से बात कर रहा है और उसने इसे सीन पर छोड़ दिया है? क्या हुईजो को इसके बारे में पता है? अब घर में हेसू खाना बना रही होती है, तभी उसको माइकल पीछे से पकड़ता है और पूछता है कि तुम क्या बना रही हो? हेसू कोई तो भी डिश का नाम लेती है, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। माइकल कहता है कि ठीक है, तो मुझे इसे टेस्ट करने दो। हेसू कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। माइकल कहता है, तो मुझे इसे ठंडा करके दो। वो उसको ठंडा करती है और उसको खिलाती है। पूछती है कि ये कैसा है? माइकल कहता है कि हाँ, ये अच्छा है। और उसको और भी ज़्यादा टाइट से पकड़ते हुए कह रहा होता है कि जब मैंने तुमसे शादी की थी, शायद से मैं किसी
कुक को अपने घर में ला रहा था और मन ही मन में सोच रहा होता है कि जबकि मैं कुछ दिनों से दूसरी औरत के साथ सो रहा हूँ तो मुझे ज़्यादातर गिल्टी नहीं हो रहा है, और जब मैं हेसू पर इसी मीठी मीठी बातों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं ये नॉर्मली नहीं करता। और दिखाया जाता है कि एक्चुअल में उसने उस पर इतना ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा है। वो देखता है कि अपनी हेसू अंधेरे किचन में खाना बना रही होती है, उसको बस थोड़ी सी दया आ गई होती है हेसू पे, इसीलिए वो उसको बस थोड़ी सी प्यार दिखा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आफ्टर ऑल वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी, चाहे मैं कहीं भी मुंह मारता फिरूं और मैं उससे कितने ही नाराज़ रहूं। क्या पता धोखा देना वाकई कपल्स को करीब ला दे। येसु भी ये सब चीज़ देख के थोड़ी नर्वस हो रही होती है और पूछती है क्या कुछ हुआ है। वो कहता है मैं बस तुम्हारा थैंक यू कहना चाहता था जो तुमने मुझे पैसे दिए थे परफ्यूम बाय करने के लिए। येसु पूछती है क्या तुमने खरीद लिया। माइकल मना करता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था और मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ तुम्हारे पैसे के लिए, क्योंकि तुमने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया था। येसु कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, तुम अपने लिए कुछ खरीद लो। और माइकल मन में सोचता है कि मेरी काइंड केयरिंग लॉयल और बोरिंग वाइफ, और वो उसकी टी शर्ट ऊपर कर देता है। हेसु कहती है मुझे छोड़ो, मुझे खाना बनाना है। और माइकल सोच रहा होता है कि ये तो सच में एरी से भी बड़े हैं, और वह हेसु के कान को लिक कर रहा होता है। फिर वो उसके गर्दन को चूम रहा होता है और हेसु कह रही होती है कि मुझे जाने दो, मुझे सच में एक काम पर जाना है, और वो उसको हटा देती है। और माइकल सोचता है कि हेसु बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मैं जब भी उसे छूता हूँ तो उससे कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती, वो बस मुझ पर ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि वो बस घबरा रही है, और मुझे ये पसंद भी है, देखो ये किस तरह ब्लश कर रही है। और माइकल उससे दूर हो जाता है। हेसु पूछती है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। माइकल कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम क्या समझती हो मैं कोई जानवर हूँ, ठीक है तुम काम पर जा सकती हो और वहाँ फन करो। और सोचता है हेसु एक फूल की तरह है जिसे मैं एक बच्चे की तरह तोड़ता रहता था, एक ऐसा फूल जिसने अपने सारे के सारे कांटे खो दिए हैं, जो कि मेरे बिना जिंदा भी नहीं रह सकता, एक ब्यूटीफुल बोरिंग फूल। अब माइकल लौटा होता है और एरी से चैट कर रहा होता है, जहाँ पे एरी कह रही होती है कि तुम मेरे साथ हैंग आउट क्यों नहीं करते। माइकल पढ़ता है और सोचता है कि शायद से मैं फिर बाद में उसके साथ शॉपिंग करने या फिर कुछ खरीदने जा सकता हूँ, लेकिन ये पैसे तो मुझे हेसु ने दिए थे ना। और वो कुछ सोच रहा होता है जहाँ पर हेसु एक ड्रेस पसंद आ गई होती है, लेकिन उसकी प्राइस देख के उसे छोड़ देती है। माइकल पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद है। हेसु कहती है कि नहीं इतना भी ज़्यादा नहीं। वे आगे बढ़ते हैं और हेसु को एक पर्स पसंद आता है। माइकल पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद है। हेसु कहती है कि नहीं मैं बस देख रही थी। माइकल कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये लग्जरी ब्रांड है, ये लगभग कुछ मिलियंस का होगा। ये सुनकर हेसु भी मन में सोच रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि एक पर्स इतना ज़्यादा महंगा हो सकता है। और वो हेसु के लिए कुछ भी ना खरीदते हुए ऐसे ही खाली हाथ घर आ जाते हैं। प्रेजेंट में ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है और सोच रहा होता है कि क्या बकवास है, अब मैं ये सब सारी बातें सोचकर बैठा तो नहीं रह सकता, मैं अब एरी के साथ जाऊंगा। और वो मैसेज कर देता है कि ठीक है आज हम बाद में कहीं पर चलेंगे। दूसरी तरफ तेहा होता है और उसका बॉडीगार्ड होता है, जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड माइकल की कुछ फोटो होती है जहाँ पर वो एरी के साथ घूम रहा होता है, और तेहा उसकी फोटो जला देता है। अब हम मोटेल की तरफ आते हैं जहाँ पर हेसु काम कर रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होती है। तेहा का मैसेज आता है और उसे काम के बाद मिलने को कहता है। हेसु सोच रही होती है कि क्या कुछ गलत हुआ है, उसका फेस चोटों से भरा हुआ था, वो अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन मैं उसकी चिंता करने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। चलो देखते हैं, मैं जल्दी छुट्टी ले लूँगी और उसे काम के बाद मिलती हूँ, जिससे मुझे नींद भी नहीं आएगी और मेरी नींद खुल जाएगी। बाहर तेहा खड़ा होता है जिसने भाई ने कोट पहन लिया होता है, जिससे हेसु को वो डिफरेंट लग रहा होता है, और उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि जिस तरह के इसने कपड़े पहने हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लग रहा है। हेसु कहती है कि मेरे पास बस कुछ ही मिनट हैं। तेहा पूछता है तो क्या तुम दूसरी शिफ्ट पे जा रही हो। हेसु हाँ में जवाब देती है। फिर तेहा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ स्टोर पर चलता हूँ। हेसु ये बात सुनकर सोचती है कि मैंने तुझसे कभी बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तेहा कहता है कि इस अंधेरी भरी गलियों से निकलना क्या तुम्हें लिए डर नहीं लगता। हेसु कहती है कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। वो झुकता है और हेसु से कहता है कि लेकिन मैं ओल्ड नहीं हूँ। हेसु उसे झुकते हुए देखती है और कह रही होती है कि तुम इतने लंबे हो कि चलती फिरती दीवार हो। तेहा उसके पीछे आता है और कहता है तो फिर क्या मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँ। वो उसको पागलपंती करने को बंद कहती है और कहती है कि साथ साथ चलो। तेहा कुछ पल रुकता है और उसे दिखता है कि उसकी नेक पर कुछ तो भी जख्म से होते हैं। तेहा हेसु के पीछे आता है और